हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग स्टैटिक जीके का सेट नंबर 23 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आप वहाँ शेयर कर दें। अगर शेयर नहीं भी करते, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते तो आपका मेन उद्देश्य है पढ़ना, तो आप आराम से पढ़ाई कीजिए और अपना जो भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, या आप सर्च कर सकते हैं स्टडी और जो नंबर 1 सर्च करना, स्टडी नंबर 1 स्टडी और NO1 सर्च करना, तो आप वहाँ से भी जाकर जुड़ सकते हैं। या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, या आप जहाँ कमेंट करते हो वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? SO2 जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यह सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? उद्योग से। चिमनी उद्योग की सबसे ज़्यादा निकलता है SO2। इसी के कारण अम्ल वर्षा, SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। CO जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यह गाड़ी से निकलने वाले सबसे जहरीला गैस है। गाड़ी से निकलने वाली सबसे जहरीला गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यह गाड़ी से निकलने वाला सबसे अधिक है। गाड़ी से निकलने वाला सबसे अधिक गैस कौन सा है? सबसे अधिक गैस कौन सा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। एक पूछेगा गाड़ी से निकलने वाला सबसे अधिक जहरीला गैस, तो बोलेंगे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछता है गाड़ी से सर्वाधिक निकलने वाला गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला है DDT, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बाकी तीनों से क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है, मतलब वायु प्रदूषण होता है, तब इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न, कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कहने का मतलब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीट को खाते हैं। ऐसा भी है सर? हाँ जी, ऐसा है। कुछ पौधे ऐसा भी होते हैं जो क्या करते हैं? कीट को खाते हैं। मतलब क्या होता है, अगर कीट जो होता है, अगर पेड़ पे उस पेड़ पे बैठेगा तो क्या होता है, कीट जो पत्ता रहता है पौधा, वो क्या होता है, बंद कर लेता है कीट को, उसी के द्वारा वो क्या कर लेता, अपना भोजन कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कीटभक्षी पौधा, जो मतलब वैसा पौधा जो कीट को भक्षण करे, मतलब खाए, उसको हम बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर गुलाब दे रहा था, गुलाब के बारे में नहीं सुनोगे, ड्रोसम नागफनी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरवेल पौधा, कीटभक्षी पौधा। तो आप इसको ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमरवेल। जो ऑप्शन नंबर ए दे रहा कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा क्या होता है? अमरवेल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रहा है लुई पास्चर, ऑप्शन बी में दे रहा है डॉक्टर जेनर ने, और ऑप्शन सी में दे रहा है लिस्टर ने, और ऑप्शन डी में दे रहा है साल्क ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। मतलब किसने किया? चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम बार तैयार किसने किया? तो जो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है डॉक्टर जेनर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर। और जो चेचक होता है किस वायरस के द्वारा होता है? तब इसको भी याद रखिएगा, बैरिओला वायरस के द्वारा। बैरिओला, यहाँ ओला होगा, बैरिओला वायरस के द्वारा होता है। चेचक किसके द्वारा होता है? बैरिओला वायरस के द्वारा। इसका खोज किसने किया? डॉक्टर जेनर ने। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहे जाते हैं डॉक्टर जेनर, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है साल्क, पोलियो का खोज इंपॉर्टेंट है। साल्क, पोलियो का खोज किसने किया? साल्क ने। पोलियो का खोज
पोलियो का खोज साल्क। पोलियो का खोज किसने किया? साल्क ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको भी याद। लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार। लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार। और लुईस पास्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेबीज का टीका का खोज। रेबीज का टीका का खोज किसने किया? लुईस पास्चर। पास्चुराइजेशन के किया, ये भी ना खोज किया था। कौन? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका और सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है लुईस पास्चर। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर। अगला प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो प्रथम जीव का जो उत्पत्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने क्या किया था? रेबीज के टीका खोज किया और इसको सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है वान हेलमॉन्ट ने। अगला है रॉबर्ट हुक ने और ओपेरिन ने। अगला ऑप्शन क्या है? ओपेरिन ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन ने। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह इस कथन का सत्यापन कौन किया था? तो ओपेरिन ने। और एक जो ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर ए के बारे में बता दिया आपको कि लुईस पास्चर क्या खोज किया था? रेबीज के टीका। हाइड्रोफोबिया चिकित्सक का आविष्कारक, यानी रेबीज के टीका का खोज। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, आपसे पूछेगा सेल नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? तो सेल नाम, मतलब कोशिका। कोशिका को सबसे पहले नाम किसने दिया? सेल। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कोशिका बोलिए या सेल बोलिए, कोशिका को, मतलब कहने का मतलब सेल हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोले या कोशिका। तो कोशिका को सबसे पहले नाम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब नाम दिया था? 1665 में। 1665 में सेल नाम दिया कौन? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इसको हम लोग बोलते हैं, पॉइंट लिखेगा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और एक आपसे प्रश्न पूछेगा, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक। दोनों अलग अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किया ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। तो डेट बहुत कम पूछता, लेकिन ये आपसे पूछ लेता कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक भी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप इसको लिख लिया। और निर्जीव कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। कब खोज किया था? तो आपको अभी बताया 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज किया। 1665 में कौन खोज किया? रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछेगा केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज, तो केंद्रक से हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। आप इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया। इसको कब खोज किया था? 1831 में। तो केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। अगर आपसे पूछे निर्जीव कोशिका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसी ने कोशिका नाम दिया सबसे पहले। कोशिका मानी सेल नाम दिया था कौन? तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछेगा जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, जो कब दिया था? 1674 में। डेट आपसे बहुत कम पूछता। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन ने। इसका खोज कौन किया था? ओपेरिन ने। खोज नहीं किया था। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था ओपेरिन ने। अगला प्रश्न पर चलते हैं।
6 नंबर प्रश्न है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? अहमद शाह अब्दाली, आसफउद्दौला, सिराजुद्दौला, जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आसफउद्दौला। इसका सही जवाब क्या होगा? आसफउद्दौला। और ऑप्शन नंबर जो सी तरह सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। एक था सिराजुद्दौला, एक था शुजाउद्दौला। एक जो था सिराजुद्दौला था, एक जो था शुजाउद्दौला था। दोनों में अंतर है, तब दोनों को ध्यान दीजिएगा। जो सिराजुद्दौला था ये लड़ा था 1757 का युद्ध, सॉरी, ये जो सिराजुद्दौला था 1757 का युद्ध लड़ा था। एक था शुजाउद्दौला, एक था सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला जो लड़ा था 1757 का युद्ध, जो कब वो जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में जो लड़ा था सिराजुद्दौला, किसके किस बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। तो आप इसको ध्यान दीजिए। और एक था शुजाउद्दौला, जो शुजाउद्दौला के साथ हुआ था बक्सर का युद्ध, एक कब हुआ था? 1764 में। एक था शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और एक था मीर कासिम। शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो था इसके बीच। और अंग्रेज की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें से संयुक्त सेना का हार हुआ था, यानी शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम का जो संयुक्त सेना था हार गया था, और जो अंग्रेज की सेना था वह जीत गया था। और कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर नामक स्थान पे। तब दोनों को आराम से समझिए, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला बोलेगा तो प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। अगर आपसे प्रश्न पूछता शुजाउद्दौला के बीच हुआ था अंग्रेज की जो लड़ाई हुआ था, तो उसमें हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। और ऑप्शन डी में दे रहा है जहांगीर। तो गाजी की उपाधि, जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से 27 तक। तो ये जो कार्यकाल था उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो आप इसको ध्यान दीजिए। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है इसके समय में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछता कि मुगल काल में चित्रकला का चरम उत्कर्ष किसके शासन काल में रहा? तो हो जाएगा जहांगीर। बहुत ज़्यादा पूछा, एकदम VVI प्रश्न है। चित्रकला 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 का चरम उत्कर्ष, चित्रकला का चरम उत्कर्ष, चित्रकला का चरम उत्कर्ष किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। और महत्वपूर्ण चित्रकार कौन कौन थे इसके दरबार में? तो महत्वपूर्ण चित्रकार हो जाएंगे उस्ताद मंसूर। जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। आप इसको ध्यान में दीजिएगा। दरबारी चित्रकार थे, किसके दरबारी चित्रकार थे? तो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। किसके? तो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। कौन कौन? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? तो जहांगीर के। और गाजी की उपाधि धारण कौन किया था? तो जहांगीर। आप इसको भी ध्यान में दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असाफउद्दौला। असाफउद्दौला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, असाफउद्दौला। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं मतलब कौन है? तो ऑप्शन ए में दे रहा है TC वेंकटरमन, बी में बोसी सेन, सी में के रमैया और डी में MS स्वामीनाथन। तो आई होप कि इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो हरित क्रांति के अगर बारे में हम लोग बात करें तो हरित क्रांति से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो हरित क्रांति लिखकर डैश दीजिएगा।
हरित क्रांति से आपसे पूछेगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पहला प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किसने किया। सर्वप्रथम प्रयोग हरित क्रांति जो था, उसका जो शब्द है हरित क्रांति, इसका प्रयोग सर्वप्रथम बार किसने किया। सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गैंड। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, विलियम गैंड। सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो विलियम गैंड, आप इसको ध्यान में दीजिएगा। और जो हरित क्रांति मतलब 2 चरणों में चला था। प्रथम चरण अगर ले सकते तो 1966 से लेकर 81 तक, तो ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 1966 से लेकर 81 तक प्रथम चरण, इसमें चला था पंजाब, हरियाणा, यूपी में चला था। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा। प्रथम चरण में गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग करना था। गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग करना था प्रथम चरण में। तो इंपॉर्टेंट जो प्रथम चरण चला था, प्रथम चरण कब से कब तक चला था, तो 1966 से लेकर 81 तक। और इसमें क्या था, गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग करना, गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग करना। जो दूसरा चरण चला था, सेकेंड जो था, जो दूसरा चरण कब से कब तक चला था, तो दूसरा चरण चला था 1981 से लेकर 95 तक। 1981 से लेकर 95 तक। और इसमें चावल के बीजों को सम्मिलित किया गया था। और ये कहाँ चला था, तो बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछेगा जनक। अगर सिर्फ आपसे पूछता हरित क्रांति के जनक, तो आप बताइएगा। अगर आपसे पूछता कि हरित क्रांति के जनक, तो इसका आंसर होगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अगर आप सिर्फ पूछेगा कि जनक कौन है हरित क्रांति के, तो नॉर्मन बोरलॉग जनक। इसका कहने का मतलब विश्व में आपसे पूछ रहा है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे सिर्फ ए पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर देंगे नॉर्मन बोरलॉग, जब तक भारतीय नहीं लगाएगा। अगर आपसे पूछता कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आंसर देंगे एमएस स्वामीनाथन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछता भारत में, तो भारत में क्या हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछता भारत में, तो क्या हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन। देखिए, आपसे यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग, कहने का मतलब विश्व में बताना। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन। और ये कब हुआ था, तो 1965 से लेकर 81 प्रथम चरण चला था, मतलब 1965-66 हम लोग बोल सकते हैं, अगर इतना सिर्फ पूछेगा तो। और प्रथम चरण अगर हम लेंगे तो 1966 से लेकर 81 तक, और दूसरा चरण 1981 से लेकर 95 तक। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार किसने किया था, तो विलियम गैंड ने किया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में मतलब पूछेगा, अगर यहाँ भारत में नहीं लगा था, पूछता हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो आंसर बता देते नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि विश्व में बताना होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये 8 नंबर प्रश्न है, भारत के लोगों की बसा में पाया जाता, भारत के लोगों की बसा में पाया जाता आपको बताना है। शायद ये प्रश्न को आप पहली बार देख रहे होंगे या आप देखे भी होंगे कहीं, क्योंकि प्रश्न कुछ अजीब टाइप के। भारत के लोगों की बसा में पाया जाता, ऑप्शन में दे रहा 1 से 12 ppm DDT, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा 1 से 30 ppm DDT, इसी तरह से ऑप्शन सी में दे रहा 31 से 50, और ऑप्शन डी में दे रहा DDT बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से लेकर 30 ppm DDT।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत मतलब कब हुआ? यहाँ लिख रहा है 17,000 से 23,000 BC पूर्व यानी बीसा पूर्व, 27,000 से 33,000 BC, 7,000 से 13,000 या 7,000 से या 700 से या 13,000। यहाँ लिख रहा है 700 से 1300 है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 27,000 से लेकर 27,000 से लेकर सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा 7,000 से लेकर 13,000 ईसा पूर्व यानी BC। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी 7,000 से लेकर 13,000 BC यानी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, कृषि की शुरुआत हुई थी। तब इसको ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है ऑप्शन ए द्वारा तंबाकू से, ऑप्शन बी द्वारा नीम से, ऑप्शन सी द्वारा आम से और ऑप्शन नंबर डी द्वारा पपीते से। तो प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है मतलब कीटनाशक है तो किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से या पपीते से। तो आई होप कि आपका इसका आंसर मालूम होगा आपको, क्योंकि आम से तो प्राप्त होगा नहीं, पपीता से नहीं। अगर आप गांव में देखो कि सबसे ज़्यादा नीम के जैसे बुखार उखार लगता है मतलब दवाई के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो इसको अगर अंदाजा लगा के मारेगा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीम से, क्योंकि इसी को हम लोग दवाई के रूप में यूज करते हैं। जो ऑप्शन दिया गया इसमें से ऑप्शन है बी नंबर नीम से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके समय में? इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा और ऑप्शन सी में द्वारा जनता सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी में द्वारा राजीव गांधी के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जनता पार्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? जनता सरकार के द्वारा, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लगा था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से, धन कर से, आय कर से या उत्पादन शुल्क से। तो इसका कहना है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से यानी बिक्री कर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से यानी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई यानी LIC के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ। LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए में दे रहा है 1956 में, ऑप्शन बी में दे रहा है 1944 में और ऑप्शन सी में दे रहा है 1950 में और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1956 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की थी? जिसको हम बोलते हैं BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए में दे रहा है 1965 में, ऑप्शन बी में दे रहा है 1970 में, ऑप्शन सी में दे रहा है 1910 में और ऑप्शन डी में दे रहा है 1950 में। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 15 नंबर,
किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। आप इसको ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लगा संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल है 63 उसमें बताया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के लिए चुना गया, उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया, लेकिन राज्यसभा का भी क्या होता है? सभापति होता है, इसलिए यह लगा दिया जाता है पदेन सभापति होगा। और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, इसके अलावा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद किस में बताया गया? तो अनुच्छेद 64 में बताया गया, यानी आर्टिकल 64 में बताया गया। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यहाँ लिख रहा है कि जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति पर मतलब पद पे चला जाता, जैसे में होता क्या कि जो भारत का राष्ट्रपति मान लीजिए खाली है, तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो उस समय जो रहेगा राज्यसभा के सभापति के जो कार्यकाल वो सब मतलब कार्य नहीं करेगा। राज्यसभा के जो सभापति के रूप में जो कार्य करता है वो कार्य नहीं करेगा, पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को सदन, यहाँ लिख रहा है कि राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। जब जो उपराष्ट्रपति रहेगा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो जो राज्यसभा के जो सभापति के रूप में कार्य करता है उस समय का जो वेतन होता है और भत्ते होता है उसका हकदार नहीं होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद बताया गया 97 में, यानी 97 में बताया कि अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन ए में दे रहा है एक सलाहकार समिति, ऑप्शन बी में दे रहा है एक प्रशासकीय अधिकरण, और ऑप्शन डी में दे रहा है एक परामर्शदात्री समिति, और ऑप्शन डी में दे रहा है एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक परामर्शदात्री समिति। ऐसा फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। ब्रेन चाइल्ड, मानस पुत्र कहने का मतलब ब्रेन चाइल्ड। भारत में चलित न्यायालय इनका ब्रेन चाइल्ड है। ऑप्शन में तेरा न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि चलित न्यायालय, यानी न्यायालय कहने का न्यायालय से संबंधित है, कोई भी इसका जो होगा ब्रेन चाइल्ड वो कौन होगा? जस्टिस होगा। तो जस्टिस होगा तो APJ अब्दुल कलाम और श्रीमती प्रतिभा पाटिल तो आंसर होगा नहीं, और राजीव गांधी भी आंसर नहीं होगा। तो न्यायमूर्ति भागवती ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कौन किया था? तो भगत सिंह। लेकिन अब प्रश्न पूछ रहा है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कौन जो बिहार का क्रांति था? ऑप्शन ए में तेरा फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन ए तेरा फणींद्र नाथ घोष है, फणीश्वर नाथ रेणु बोल दिए थे।
ऑप्शन ए में क्या दे रहा, फणींद्र नाथ घोष, और ऑप्शन बी में दे रहा अजय घोष, और ऑप्शन सी में दे रहा ज्योतिन्द्र नाथ, और ऑप्शन डी में दे रहा भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्र नाथ घोष। ये कहाँ से थे, बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर लेकिन यहाँ सिर्फ आपसे पूछता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की जो स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए में दे स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी में दे इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी में दे SNN रंगा, PC जोशी, डी में ऑप्शन PC जोशी। तो इसका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद। तो इसका प्रथम सत्र का अध्यक्षता भी कौन किए थे, स्वामी सहजानंद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? और ये कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। बिहार के गया जिले में हुआ था। तो ऑप्शन ए में दे रहा हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। कहाँ हुआ था? गया में। तो आपसे भी प्रश्न पूछता है कब हुआ था? 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास। CR दास, जिनको हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम देश बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जानते हैं देश बंधु के नाम से भी, CR दास। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा। CR दास कौन किए थे? तो अध्यक्षता किए थे। जो अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास। और इन्हीं को हम बोलते हैं देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं CR दास। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।